Hello students, I am here with the next topic with you guys. We will be discussing about the next lecture in this series. और मैं आपका केडी सर और एक पैशनेट टीचर पैशनेट स्टूडेंट्स के लिए मैं लाता हूं बिल्कुल क्लियर और कॉन्सेप्चुअली टाइट लेक्चर्स आपके लिए, जिसमें किसी प्रकार का हम कोई भी ट्रिक नहीं छोड़ेंगे और सारी चीजों को इतना आसान पढ़ेंगे कि याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिल्कुल ना भूलें. और उसमें लेट अस नो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, देखिए इसको पढ़ना क्या है. ओके, सो टू बॉडी सिस्टम को हम एक पढ़ना है सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में. अभी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि हमें सेंट्रल फोर्सेस एक फैमिली ऑफ फोर्सेस होती है. उस फैमिली ऑफ फोर्सेस में भी फर्दर हमने तीन क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी. सिंगल बॉडी सिस्टम को पढ़ना, टू बॉडी सिस्टम को पढ़ना और मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स को पढ़ना. तो वन बॉडी सिस्टम की तो दिक्कत ही नहीं थी, कितना आसान था. एक फिक्स्ड पॉइंट था, एक पार्टिकल इधर उधर घूम रहा था और झट से हम उसकी पढ़ाई करके बिल्कुल खुश हो जा रहे थे. अरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है. पढ़ाई करने का क्या मतलब होता है? पोजीशन, वेलोसिटी, धन करके सब कुछ निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, मोमेंटम निकालना, ये होता है पढ़ाई करना. ठीक है. सो नेक्स्ट अभी आप देखिए, टू बॉडी जो था, टू बॉडी में थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के संबंध में मूव करती हैं. एक बॉडी दूसरे पे इफेक्ट डालती है, ये वाली इस पे इफेक्ट डालती है, और जो उनका इफेक्ट होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज होता है. मैग्नीट्यूड मैंने आपको समझाया था, जो भी दो दूरी होती है दोनों के बीच बॉडीज की, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के बॉडीज के बीच के दूरी पे डिपेंड करता है. ओके, और उसका डायरेक्शन मैंने क्या बोला था? आइदर अलोंग द एक्सिस या फिर दोनों 180 डिग्री. दो डायरेक्शंस अवेलेबल होती है, हरदम एक सिंगल लाइन पे दो डायरेक्शंस अवेलेबल होती हैं. ओके, सो लेट अस सी टू बॉडी सिस्टम्स. बहुत ही आसान. और मैंने एक लास्ट बात, बस एक आखिरी बात एक याद रखनी है. टू बॉडी सिस्टम ना बहुत परेशान करती है. कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, M1 R1 लिखेंगे, M2 R2 लिखेंगे और मन खराब होता है. अरे भाई ये सब क्या है, ये सब याद नहीं होगा मुझसे. तो हम क्या करते हैं, हमने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं. फिजिसिस्ट अपने दिमाग का बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल करता है और मैथ्स का सहारा लेकर टू बॉडी सिस्टम को किसमें बनाता है? सिंगल बॉडी सिस्टम में. ओके, सो लेट अस सी टू बॉडी सिस्टम इनटू सिंगल बॉडी सिस्टम. ये हमारे पास एक टू बॉडी सिस्टम है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया आपके सामने पहले से ही. आप बिल्कुल साफ जबरदस्त सुंदर कलरफुल पेन से नोट्स बनाएंगे मेरे साथ. तो दिस इज द टू बॉडी सिस्टम. टू बॉडी सिस्टम में दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और दो हमारे पास पार्टिकल्स है जिनकी हम पढ़ाई करना चाहते हैं. एक पार्टिकल को मैंने मास M1 दिया और एक पार्टिकल को मैंने मास कितना दिया है? M2. ओके, यहां पे मैं टू बॉडी सिस्टम से कौन सी फोर्स की पढ़ाई कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल. सेम पढ़ाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी कर सकते हैं. उसमें यहां पे मैं Q1 रख दूंगा, यहां पे मैं Q2 रख दूंगा. अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, सेंट्रल फोर्स तो सेंट्रल फोर्स ही होती है. जैसे मर्जी पढ़ाई करके दिखा दो बस एक बार. तो हमने क्या बोला? आसान वाली लेंगे. किसका दिमाग का इस्तेमाल करेंगे? अरे वही ग्रेविटेशन तो अपनी चहीती है, बचपन से पढ़ते हो तो ग्रेविटेशन की पढ़ाई करेंगे. ठीक है. सो वो भी एक सेंट्रल फोर्स ही होती है. तो किसी एक की पढ़ाई करने तो सेंट्रल की हम किसकी? ग्रेविटेशन की करते हैं. तो भाई हमने यहां पे ग्राफ बना दिया. M1 M2 मैंने दो सामने रख दिए. जो सामने मैंने आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन इज द न्यूटन्स लॉ हमने लगाया है. किस पे लगाया है? M1 मास वाली बॉडी पे न्यूटन लॉ लगाया है. M1 मास वाली बॉडी पे न्यूटन लॉ लगाने का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू ma की इक्वेशन को लिखना. फोर्स इज इक्वल टू ma की इक्वेशन को लिखना. ओके, अच्छा एक और बात, जो M1 मास है उसका पोजीशन वेक्टर आप मानिए R1 और जो M2 मास है उसका पोजीशन वेक्टर आप मानिए R2. ओके, तो इसमें मैंने डाला पहले M1 मल्टीप्लाई बाय R1 डबल डॉट. पोजीशन वेक्टर से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और फोर्स इज इक्वल टू ma की इक्वेशन में तो ma में एक्सेलरेशन होती है. तो कितना डाला मैंने? R1 डबल डॉट. और आपको पता ही कॉज एंड इफेक्ट इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू ma. इस तरफ जो फोर्सेस के कारण इफेक्ट आया वो सारी फोर्सेस आपको लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर इस F में भरनी होती है. वो इस तरफ यहां पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी इसको देख लो. यहां पे हम इफेक्ट देखते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई है. इस वाले F में हम फोर्सेस भरते हैं कि किन फोर्सेस के कारण वह एक्सेलरेशन आई है. तो मैंने क्या लिखा पहले? M1 R1 डबल डॉट. और देखो भाई, इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या है? हमारी सेंट्रल फोर्स. ये वाली इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ये वाली इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है. तो M1 के ऊपर M2 का इफेक्ट है, तो उसको मैंने क्या लिखा? F12 प्लस F एक्सटर्नल. F एक्सटर्नल क्या है? अरे कोई भूली भक्ति बॉडी इधर उधर घूम रही होगी, वो क्या है हमारा? F एक्स. अरे सिर्फ दुनिया में दो ही बॉडी थोड़ी ना होती है, हम तो दो की पढ़ाई कर रहे हैं. एक आध बॉडी देखा भूली भटकी इधर उधर घूम रही होती है, अरे उसका भी तो कोई इफेक्ट आएगा. तो उसी बॉडी के इफेक्ट को हमने क्या लिखा? F एक्सटर्नल. इसको हम क्या कर सकते थे? छोड़ भी सकते थे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम तो भाई जबरदस्त फिजिसिस्ट है ना, जो आसपास सारे इफेक्ट है सबको साथ में लेके चलेंगे. चलो देखते हैं क्या बनता है.
अदरवाइज जो छोटे बच्चों वाली फिजिक्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही बॉडीज है, इन दोनों के इफेक्ट को आपस में अगर ये इफेक्ट करिए, सेंट्रल फोर्स दोनों के बीच में है तो इसकी पढ़ाई करिए। लेकिन हम क्या है, हम कॉम्प्रिहेंसिव है, हम देख रहे हैं कि अच्छा 2 के इफेक्ट को तो पढ़ना ही है, हमें तो 2 बॉडी ही पढ़नी है। लेकिन जो बोली भटकी बॉडी कोई साथ में इधर उधर घूम रही है, अरे उसका इफेक्ट भी तो देखना पड़ सकता है। तो ठीक है, हमें 3 बॉडी तो पढ़ना ही नहीं, हमें पढ़ना ही 2 बॉडी है, लेकिन इफेक्ट है जो 3rd बॉडी का फोर्स के कारण, उसको तो साथ में लेके चलेंगे ही। ओके, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली हमें समझाता है। तो M1R1 डबल डॉट F12 दिस इज F एक्सटर्नल, किसके ऊपर है ये? फर्स्ट बॉडी पे। किस पे है जी? ये फर्स्ट बॉडी पे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन M2R2 डबल डॉट इज इक्वल टू F21। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी। ओके, फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी, ये हो गया 2 के ऊपर 1 का इफेक्ट। और एक जो भूली भटकी बॉडी घूम रही है उसका इफेक्ट कहां पे है? F एक्सटर्नल में। तो ये मैं लिख देता हूं 2। ओके, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही आसान, कोई सोचना ही नहीं था, न्यूटन लॉ धनाधन लगाने हैं। और क्या याद रखना है आपको? F12 इज इक्वल टू F21 नॉट कांस्टेंट फोर्स। बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, आपको पता है इक्वेशन तो सॉल्व भी हो गई थी, 2 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? F इज इक्वल टू MA लिख देना। F इज इक्वल टू MA तो लिख दिया था हमने, तो खुश होके घूम रहे थे, अरे भैया मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्या बात है क्या बात है। अरे भाई दिमाग खराब हो रहा है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, कितना गंदा सा यहाँ पे यहाँ पे कितना गंदा सा F एक्सटर्नल है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे F12 F21 है। हे भगवान, मैंने तो सिर पकड़ लिया, कैसे सॉल्व करूं? इक्वेशनें मिलने के बाद भी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सिर दर्द हो रहा है देख देख के, कैसे सॉल्व करें? तो क्या किया हमने? वैसे तो दीज इक्वेशंस आर सफिशिएंट, ये मैंने जो सॉल्व करना था यहां से शुरू कर सकता हूं, इक्वेशनें तो मैंने लिख भी दी हैं, इसकी इंटीग्रेशन करिए। लेकिन क्या हो रहा है? परेशानी। हे भगवान, इंटीग्रेशन? मैं तो चला भाई साहब, मेरे को तो गोली दे दो, मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, तो हमने क्या किया तरीका, देखो भाई, F12 इज इक्वल टू F21, ये 2 फोर्सेस हैं और ये कांस्टेंट नहीं होती है, नहीं भी होंगी ऑब्वियसली। दोनों क्या होती हैं? F12 और F21 2 पार्टिकल्स एक दूसरे की इफेक्ट के अंदर घूम रहे हैं। तो एक पार्टिकल थोड़ा दूर जा सकता है, दूसरा दूर जा सकता है, थोड़ा टेढ़े जा सकते हैं, एक दूसरे को धक्का मार सकते हैं। जैसे सूरज के आसपास हमारी अर्थ घूमती है, अर्थ के आसपास हमारा मून घूमता है, उनकी जो दूरी है लगातार चेंज होती है। सूरज और अर्थ से जो दूरी फिक्स नहीं रहती है, थोड़ी चेंज होती रहती है, क्योंकि ऑर्बिट हमारा प्योर सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दूरी चेंज होती है तो पक्का और पक्का सूरज और अर्थ के बीच में या फिर अर्थ या मून के बीच में दूरी चेंज होने से लगातार सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो F12 और F21 है, ये 2 फोर्सेस हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। बॉडी एक दूसरे से दूर इधर उधर जाती रहती है इफेक्ट के अंदर। तुमने किसी को जोर से थप्पड़ लगा दिया, दूर भाग जाएगा, अरे भाई ये तो कैसा आदमी है, इसके पास नहीं मैं जाऊंगा, तो दूर चला गया। तो इसी तरीके से ये दोनों फोर्सेस कांस्टेंट फोर्सेस नहीं है। कैसी हैं ये? हमारी वेरिएबल फोर्सेस हैं, जो कि समय के साथ बदलती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूरी कम ज्यादा करते रहते हैं। ओके, सो ये बहुत टफ मैथ है ये सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमने तरीका, अब तरीका चालू होता है। हमने क्या किया, ये मैं m मिटा देता हूं, मन में रखिए कि नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला 2 है। 2 से m को जाने वाले वेक्टर का मैंने नाम रखा r। ये तरीका है, ट्रिक शुरू हो चुकी है, ट्रिक। 2 से 1 में जाने वाला वेक्टर का क्या नाम रखा? r। वैसे तो वेक्टर मुझे इस बॉडी से इस बॉडी तक बनाना चाहिए था, मैंने थोड़ा हवा में बना दिया ताकि मिक्स होकर डायग्राम गंदा ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपके सामने बन गया जी। अब देखो, इसको मैंने क्या बोला? r वेक्टर, दिस इज r1 इज r। ये तो बचपन का है ना। वेक्टर की जो दिशा होती है, वेक्टर की जो दिशा होती है, जिस तरफ को वो वेक्टर जाता है वह पहले लिखना होता है, उसके बाद दूसरा लिखना होता है। वेक्टर की जो दिशा होती है स्पेस में, जिस तरफ को वो वेक्टर जाता है, जो एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिस तरफ उसका एरो लगा हुआ है, ये इस मेन वेक्टर का जो उसका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, वो पहले लिखना होता है। ये तो छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं 11वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं अपनी गलियों में, तब से सीखते हैं ये सब हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा? r वेक्टर इज इक्वल टू r1 माइनस r2। ओके, अब उसके बाद क्या किया? उस ट्रिक में थोड़ी सी बढ़ोतरी की हमने। क्या किया? m2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप मानिए सेकंड इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को माइनस कर दिया। आपके सामने करता हूं मैं, ठीक है। लेट अस डू, क्योंकि मैथ सॉल्व करके ना मन में शांति बहुत होती है कि जैसे हमने कोका कोला खाया कितना अच्छा लगता है, वाह, ठंडक का एहसास हो जाता है। तो मैथ्स वाले जब मैथ सॉल्व करके ना आंसर निकलता है ना अच्छा अच्छा, तो फिजिक्स वाले के मन में ठंडक का एहसास हो जाता है। सो ठंडक का एहसास करते हैं। यहां पे हम 1 के साथ हमने m2 मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ m2 m1 r डबल डॉट माइनस वो किया, माइनस m1 m2, ये था r1 r2 डबल डॉट। हो भी गया एक साइड, बिल्कुल आसान। अब दूसरी साइड देखो भाई, 1 के साथ आपने m2 f12 माइनस m1 f21, ये खत्म हो गया, प्लस m2 f1 एक्सटर्नल माइनस m1, मेरे साथ लिखिए, मुझसे पहले हो जाना चाहिए आपकी कॉपी में, f एक्सटर्नल। खत्म 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 भैया, खत्म हो गया, परेशानी खत्म हो गई। कुछ नहीं, माइनस करके लिखा, सिंपल, ठीक है। तो जब मैंने माइनस करके लिखा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। यहां पे m1 m2, ये मैं लिखता हूं r1 डबल डॉट वेक्टर के साथ r2 डबल डॉट वेक्टर के साथ इक्वल टू r1। और एक और बात इसमें आप देखिए, सेकेंड लॉ से हमें क्या पता लगता है जी, एक और बात साथ में आप यहां पे लिख लीजिए डब्बा बना के, बहुत बड़ी बात है ये। F12 जो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से माइनस F21 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो याद है ना सबको, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला जो फंडा होता है। तो इसमें क्या बना हमारा, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 F12 प्लस m2, वो तो आखिरी वाला सेम ही आएगा, वो एक्सटर्नल है जी, F12 सब नहीं है, यहां पे कोई चेंज नहीं आ सकता, m1 F2 एक्सटर्नल, खत्म। चलो भैया, ठीक है, परेशानी हमने सॉल्व कर ली है। अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, जो हल्का सा गंदा सा था, ये गंदा सा मैंने मिटा दिया। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, ठीक है। इसको और सिंपल करूं, सिंपल क्या करना है, अब मुझे इस m1 m2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देना है। और मुझे क्या करना है भाई, इस m1 और m2 से मुझे क्या करना है, थ्रू आउट डिवाइड कर देना है। सो लेट अस सी कि वहां पे कितना बनता है भाई हमारा। m1 और m2 से डिवाइड करने के बाद, m1 और m2 से डिवाइड करने के बाद इसको एक और सिंप्लीफाई करूं, देखो भाई कितना बना। r1 डबल डॉट माइनस r2 डबल डॉट को मैंने लिखा r डबल डॉट, सिंपल। इस फंडे का इस्तेमाल करके, इस वाले r का इस्तेमाल करके इन दोनों से ये लिख दिया जैसे मैंने समझाया था तुम लोग को। और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, खत्म, इक्वल टू F12 प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, नीचे लिखा मैंने F1 डिवाइडेड बाय m1 एक्सटर्नल माइनस ऑफ F2 एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय m2। ये लो भाई, बस थोड़ा सा मेरे साथ आप टाइम एक बार निकाल ले, आखिरी 5 मिनट, ठीक है। तो ऐसा सिंप्लीफाई हो गया, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, ये क्या चीज है, म्यू रिड्यूस्ड मास। ये क्या चीज है जी, म्यू, ये है रिड्यूस्ड मास। यहां तक क्या हमारा माइनस की प्लस था, कितना था भाई कितना था दोस्तों, प्लस था, ठीक है। चलो जी, यही हमारी मास्टर इक्वेशन थी जिसको हम निकालने के लिए इतना परेशान हो रहे थे। इस इक्वेशन को हमें आगे करना है। केस 1 देखिए जल्दी जल्दी, F1 एक्सटर्नल इज इक्वल टू F2 एक्सटर्नल अगर 0 हो जाए, अगर तीसरी बॉडी हवा में उड़ती उड़ती नहीं है तो यह सब 0 हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, म्यू r डबल डॉट इज इक्वल टू F12, ये सब खत्म हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अरे वाह, मन को शांति मिल रही है। कितना मुश्किल था और कितना आसान बन गया, कितना मुश्किल था और कितना आसान बन गया। 2 बॉडीज चेंज इनटू सिंगल बॉडी, और वो सिंगल बॉडी में फोर्स हमें लेनी है F12, और उस सिंगल बॉडी में हमें जो
मास लेना है, वो लेना है म्यू। म्यू का मतलब होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। केस 2, फटाफट केस 2 में अगर आप माने कि थर्ड बॉडी बहुत दूर है, ये सन था और हमारा मन था किसको पढ़ने का, इसको आप वन मान लीजिए और इसको अर्थ मान लीजिए। अर्थ और मून सिस्टम को हम पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक सन था जो बीच में टांग अड़ा रहा था अपनी, और हम दोनों सिर्फ इसको पढ़ना चाह रहे थे। दिस वाज द थर्ड बॉडी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जो एक एक्सटर्नल था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सन है इन दोनों से बहुत दूर है। जब सन बहुत दूर होता है तो R1 और R2 है जो ये ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, क्योंकि बीच का एंगल बहुत कम होता है। ये खास बात याद रखनी है, जब चीजें बहुत दूर होती हैं तो अगर भले थोड़े एंगल में दो चीजें पड़ी हुई हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनके R1 और R2 अलग है, क्योंकि बहुत दूर हैं। एक करोड़ किलोमीटर और 1 करोड़ 2 किलोमीटर में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों 1 करोड़ ही माने जा सकते हैं। तो कहने का मतलब आपने कितना लिया, R1 इज इक्वल टू R2। अगर सन बहुत दूर पड़ा है तो अर्थ की और मून की दूरी सन से बराबर ली जा सकती है। तो ऐसे केस में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। m1 का मतलब होता है अर्थ का मास, क्योंकि 1 हमने अर्थ को माना है। m2 का मतलब होता है मून का मास, क्योंकि 2 हमने किसको माना है, मून को माना है। तो F1 बाय m1, ये F1 एक्सटर्नल वाला है जी, ये कितना लिख सकते हैं। और F1 आपको पता है कि ये किसके कारण है, एक्सटर्नल फोर्स सन के कारण है, थर्ड बॉडी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो G अर्थ का मास, सन का मास me, क्योंकि 1 वाला जो अर्थ के लिए है। ओके, और नीचे क्या लिखना है आपको, R1 का स्क्वायर। नीचे क्या लिखना है, ये होती है फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होती है जी, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, बचपन से पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से यहां पे कितना आएगा, R2 का स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशन फोर्स, ये है ग्रेविटेशन फोर्स, ये है ग्रेविटेशन फोर्स, ये बचपन से पढ़ रहे हैं। और यहां पे ये है मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द सन, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इनकी कैंसलिंग कर दी आपने, एम की कैंसलिंग कर दी आपने, एम की कैंसलिंग कर दी, ऊपर नीचे कैंसलिंग कर दी। अरे वाह, ये तो सेम आ गया, अरे वाह, ये तो सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ सेकंड केस में भी हमारी इक्वेशन कैसी बनी, mr इज इक्वल टू F12। ओके, वाह वाह वाह, कितनी मुश्किल इक्वेशनों से चालू हुए थे और 2 केस डिस्कस किए, दोनों में हमारी सेकंड इक्वेशन कैसी बन गई, ऐसी इक्वेशन बन गई। मान लो एक सिंगल बॉडी घूम रही है F12 फोर्स के अंडर, और वो सिंगल बॉडी का मास कितना है दोस्तों, उस सिंगल बॉडी का मास है रिड्यूस्ड मास। सो दिस इज इक्वल टू 2 बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम में चेंज करने का तरीका। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैंने मिटा दिया, बन चुका है। एक आखिरी बात, आखिरी 1 मिनट, आसान इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। आगे एक और आप बात लिखिए, इस आर को या फिर इसको कहां से नापें। भाई कहां से नापना है याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है ये, क्योंकि आपको 2 बॉडी के लिए सिंगल बॉडी इक्वेशन ये सॉल्व करनी है, लेकिन उसमें आर भरना है। आर हमने देख लिया था, हमें क्या करना है, आर एक तरफ। भाई अब हवा में इस चीज को पढ़ने का क्या तरीका है कि एक हवा में आप आर वेक्टर बनाइए, एक तरफ आप उसका ओरिजिन मान लीजिए और दूसरी ओर आपको रिड्यूस्ड मास नामक एक भारी बॉडी रख दीजिए। अब ये हो चुका है, और ये जो यहां फिक्स्ड पॉइंट से उस पे मास पे फोर्स कितना लग रहा है, F12 नामक फोर्स लग रही है। तो ये हो चुकी है 2 बॉडी प्रॉब्लम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में चेंज, ऐसा हो चुका है। एक ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या ले, बस ये नहीं समझ लग रहा। अब इसको ना सोचे वो मन में ऊपर मैंने डायग्राम, नहीं, इस फिक्स्ड पॉइंट का क्या तरीका होता है, इसको हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास दोनों बॉडीज का। उस सेंटर ऑफ मास को फिक्स्ड पॉइंट मान के इस आर को नापा जाता है। अगर आर वहां से नप रहा है तो 100% आर डबल डॉट भी वहीं से नपेगा, और ऊपर जो मैंने पार्टिकल लगा रखा है वो है म्यू मास का। तो 2 बॉडीज आपस में मैंने ऐसे ली थी, ऐसे ऐसे करके इन 2 बॉडीज की जगह, ऐसे सिस्टम की जगह आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ऐसे सिस्टम की पढ़ाई करनी है जो मैंने ऊपर बनाया है। तो आर या आर डबल डॉट को कहां से नापना है मैं मिटा देता हूं, झटाझट अपनी कॉपी में लिखिए। कहां से करनी है जी इसकी पढ़ाई, आपको सेंटर ऑफ मास से इसकी पढ़ाई करनी है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे ये होता क्या है, आखिरी बात, दिस इज द लास्ट थिंग, 30 सेकेंड्स। 2 बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में चेंज कर दिया है।
करना क्या होता है, टू बॉडी प्रॉब्लम जब सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में चेंज होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मासेस खत्म हो जाते हैं, मासेस तो रहते ही हैं, लेकिन सिंगल बॉडी प्रॉब्लम एक हाइपोथेटिकल सिस्टम होता है, सिर्फ पढ़ने का एक तरीका है। ओके, तो करना क्या होता है, जब टू बॉडी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए, उसको सिंगल बॉडी में करके उसको सॉल्व कर लीजिए। सिंगल बॉडी में करने का मतलब, उसको सॉल्व करने का मतलब होता है इस चीज को सॉल्व करना। इस चीज को सॉल्व करने का मतलब होता है इस आर को निकालना, ये वाला जो आर है इसको निकालना, या फिर आर से और किस चीज को निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी में करने के बाद सॉल्व करना, मतलब इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने का मतलब ये निकालना, निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अरे इसको लेके नाचेंगे थोड़ी ना, हमारे काम का आर नहीं है, हमारे काम के कौन है, हमारे काम के थे R1 एंड R2, क्योंकि असली में मासेस तो R1 और R2 पे पड़े हुए थे। वो अलग बात है कि आंसर हमारे पास R के आ गए हैं, वो अलग बात है कि आंसर R का आ गया, लेकिन निकालना तो R1 और R2 है। जब R1 और R2 दोस्तों निकालना होता है तो हमें रिवर्स यूज करना होता है। यही होता है टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी में करना। टू को सिंगल में बदल के पहले सिंगल को सॉल्व कर लीजिए, और जो सिंगल से आंसर आए उसको दोबारा से टू में कन्वर्ट करिए, तब जाके हम खुश हो जाएंगे, अरे वाह हमने मैथ के शॉर्टकट का तरीका इस्तेमाल किया और टू बॉडी को सिंगल में बदल के पहले सॉल्व कर लिया, और जो सिंगल के आंसर आए हैं उसको टू में दोबारा उल्टा बदल दिया। ठीक है, तो टू में दोबारा उल्टा बदलने के लिए बस आखिरी बात लिख लीजिए, RCM इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2 M1 प्लस M2। एक तो भाई इसका इस्तेमाल करना है, दूसरा किसका करना है, वो तो हमने जो शुरू में लिखा ही था, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R। ये तो हम निकाल लेंगे भाई, इस R को हमारे द्वारा निकाल लिया जाएगा। ओके, और इन दोनों से कितना कितना आया, R1 उल्टा कन्वर्जन बता रहा हूं कैसे करना है, R1 इज इक्वल टू RCM माइनस ऑफ M2 R M1 प्लस M2। ये कहां से आया भाई, इन दोनों के आप लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, दो लाइन में पक्का क्या होगा आपने 100% अपनी बीएससी में। कितना आएगा ये, RCM माइनस M1 R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो चैप्टर हो गया भाई खत्म। फंडा बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि कौन सी चीज क्यों बनी है और कैसे बनी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है टू बॉडी का, डबल स्टार, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। ये उसका एग्जाम्पल है। करा क्या कि टू बॉडी को पहले सिंगल बॉडी में किया, सिंगल बॉडी को सॉल्व किया और सिंगल बॉडी को दोबारा से टू बॉडी के पैरामीटर्स में चेंज कर दिया, जो कि हमारे काम के पैरामीटर्स थे, मतलब R1 और R2 में चेंज किया, क्योंकि असली में तो पार्टिकल्स R1 और R2 पे पड़े हुए थे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द थिंग। एंड और एक और बात याद रखनी है, जो वन बॉडी सिस्टम होता है, जो टू बॉडी से हम बदलते हैं, वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिस्टम होता है, एक झूठा सिस्टम होता है। सच में वैसा कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक है चीजों को सॉल्व करने का। नाउ आई विल बी मीटिंग यू in our next lecture. Okay, bye.